हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज का हमारा सेशन है यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्पेशल सीरीज, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे विज्ञान एवं गणित के अति संभावित प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 11 रूट n इज इक्वल टू रूट 112 प्लस रूट 343 हो तो n का मान क्या होगा। इसके ऑप्शंस हैं 11, 13, C 7 और लास्ट है 3। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले इसमें देखते हैं जो रूट 112 दिया गया है, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे गुणनखंड किया जाएगा। रूट 112 इसे 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 56। इसी प्रकार फिर 2 से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा 28। 2 से फिर डिवाइड कीजिए 14 हो जाएगा। फिर डिवाइड कीजिए 7 टाइम जाएगा और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वर्गमूल में क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बना लिए जाते हैं और इन जोड़ों से एक एक अंक नोट कर लिया जाता है। जैसे 2 × 2, 7 का जोड़ा नहीं बनना है तो ये रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 रूट 7। ठीक है, इसी प्रकार 343 का जब निकालेंगे तो 343 का आएगा, 343 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 7 रूट 7। ठीक है, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, फिर 7 जा करेंगे तो हो जाएगा 343। इस प्रकार से हम देखते हैं इसको आगे आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे मान निकल आया है 11 रूट n इज इक्वल टू 4 रूट 7 प्लस 7 रूट 7। ठीक है, अब यहाँ पे 4, क्योंकि 2 घात की करली ये भी है और 2 घात की करली ये भी है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 4 और 7 हो जाएगा 11 रूट 7 और इधर कितना है 11 रूट n। दोनों पक्षों की तुलना करने पर 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, n = आ जाएगा 7। ठीक है, अतः इसका राइट आंसर क्या होगा 7, यानी कि C। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग के 2/5 गुना है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसे समझते हैं कि कैसे किया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है पहली संख्या जो है अन्य 4 संख्याओं के योग के 2/5 गुना है। माना पहली संख्या क्या हो जाएगी x। इसे छोटा थोड़ा लिखते हैं। माना पहली संख्या क्या है, इसे थोड़ा इस प्रकार कीजिए, इससे इजी हो जाएगा। 4 संख्याओं का योग जो है, माना वो 4 संख्याएं क्या हैं x है। माना 4 संख्याओं का योग क्या है, माना 4 संख्याओं का योग जो है, x है। ठीक है,
उसके आगे दिया है पहली संख्या जो है क्या है 2/5 गुना है, तो पहली संख्या हम कर देते हैं 2/5 गुना किसका, अन्य चार संख्याओं के योग का। अन्य चार संख्याओं का योग कितना था x, x का हो जाएगा 2/5 गुना। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्या किया जाएगा इसमें। ये हो गया 2x अपान 5। ठीक है, 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है, तो यहाँ पे औसत इनका 105 दिया गया, तो 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 5 × 105, 5 × 105 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 525। योग निकल आया 525 और यहाँ पे चार संख्याओं का योग इतना था, पहली संख्या इतनी थी। अब आगे देखते हैं इसमें कैसे किया जाएगा। पहली संख्या यानी कि चार संख्याओं का योग x था और पहली संख्या क्या थी 2x, अपान 5। ये किसके बराबर होना चाहिए, 5 संख्याओं के योग के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये चार संख्याओं का योग इतना है, पहली संख्या ये है, इनका योग किसके बराबर होना चाहिए 525, क्योंकि 5 संख्याओं का योग कितना निकला था 525। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, 5x कितना हो जाएगा 5x प्लस 2x अपान 5 इज इक्वल टू 525। आगे देखते हैं, ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 5 × 525। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे किया जाएगा। ये फाइव जो यहाँ पे आया था ये मल्टीप्लाई हो गया इधर। अब यहाँ पे हम जो डिवाइड करेंगे इसे 7 से, ठीक है, जब 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 375। यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर लेंगे, 7 7 जा 49, 3 बचा, इधर हो गया 35, 7 5 जा 35। ठीक है, ये डिवाइड हो गया पूरा, और 5 का 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 का 5 लिख लेंगे यहाँ पे, 5 7 जा 35 और कैरी कितना आया था 2 आया था, हो जाएगा 37। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 375। आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू कितनी निकली 375। और पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या थी 2x अपान 5। ठीक है, अतः इसका मान कितना हो जाएगा 2 × 375 डिवाइडेड बाई 5। 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, 5 7 जा 35, 5 2 जा 25, 5 5 जा 25, 5 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया 75, 75 का 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 75 2 जा 150। अतः पहली संख्या क्या हो जाएगी 150। इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी प्रश्न जो हैं यूपी SSSC में प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, आप लोग इनको ध्यान से देखना और एक बार
प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो वीडियो आप रिपीट करके फिर देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5/12 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। यहाँ पे जो 5/12 है, यहाँ पे 5/12 ना होके हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हो जाएगा 14, ठीक है। 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न जो है 7/42 हो जाए। देखो इसे कैसे किया जाता है। माना क्या घटाया जाए, x, माना x घटाया जाए, ठीक है। तो 5/12 माइनस एक्स, जब 5/12 से x घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7/42। देखो कैसे किया जाएगा आगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 12x अपान में हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 7/42। 6 दूनी 12, 6 सते 42, ठीक है। ये कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 12x इज इक्वल टू 2 है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो हो जाएगा 2, और 5 में से 2 निकल जाएगा, यानी कि माइनस 12x इज इक्वल टू हो जाएगा -3, क्योंकि 5 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5 से 2 निकल जाएगा तो -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/12, जो कि इसमें आंसर नहीं आ रहा है। इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुई है। आइए दोबारा देखते हैं इसको। ये है 5/14, ठीक है। माना कि इससे क्या घटाया जाए, x घटाया जाए, जिससे कि क्या प्राप्त हो जाए, 7/42। देखो इसे यहाँ पे एलसीएम लेके हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, बटे में इन दोनों का गुणा। ये एलसीएम लेने की बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। ये हो जाएगा 5 माइनस 14x और बटे में हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 7/42, ठीक है। आगे देखो, 7 दूनी 14, 7 छन 42, ठीक। यहीं पे मिस्टेक हुई थी। अब इसे देखो कैसे करेंगे आगे। 2 तिहाई 6, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीनों पछी 15 और 14 तिया 42x, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, तीनों पछी 15 और 14 तिया 42x इज इक्वल टू हो जाएगा 7। अब आगे कर लेते हैं इसे। इधर 15 प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, या फिर इस 7 को इधर ले आइए, 42x को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 15 में से 7 निकल जाएगा -8, या फिर 8 लिख लीजिए और इधर भेज दीजिए 42x, ठीक है। यानी कि x बराबर हो जाएगा 8/42। अब इसे काट लीजिए, 2 से 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4/21। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है, पूछा गया था 5/12 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। तो मैंने मान लिया यहाँ पे कि 5/12 में से क्या घटाया जाए, x। तो 5/12 नहीं था, यहाँ पे 14 था, ठीक है। 5/14 में से माना कि x घटाया जाए तो 7/42 प्राप्त हो जाएगा।
अब यहाँ पे -x किया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एलसीएम लेकर, क्योंकि यहाँ पे हर बराबर नहीं थे। ठीक है, हर बराबर करने के लिए क्या किया गया, एलसीएम लिया गया है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके यहाँ पे इसे काट दिया गया है। काटने के बाद जो शेष बचा है उसे माइनस करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस किया गया है और x की वैल्यू फाइंड कर ली गई, जो कि आई है x की वैल्यू कितनी 4/21। अतः इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 परिणामों का औसत 70 है, प्रथम 7 का औसत 65 है और अंतिम 7 का औसत 75 है। औसत 75 है, 7वां परिणाम। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रही है। 13 परिणामों का औसत 70 है, प्रथम 7 का औसत 65 है और अंतिम 7 का औसत क्या है, 75 है। ठीक है, अंतिम 7 का औसत क्या है, 75 है। अंतिम 7 का औसत क्या है, 75 है। इसे हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है अंतिम 7 का औसत जो है 75 है। ठीक है, एक बार हम चेक करते हैं क्वेश्चन में कहाँ पे मिस्टेक हुई है। अंतिम 7 का औसत 75 है, 75 है। ठीक है, यहाँ पे हाई छूट गया है। सातवां परिणाम क्या होगा। ठीक है, देखो इसे कैसे किया जाएगा। 13 परिणामों का औसत 70 है, तो 13 परिणामों का योग क्या हो जाएगा, 13 परिणामों का योग क्या हो जाएगा। योग कैसे करते हैं, परिणाम को औसत से मल्टीप्लाई करके। 13 × 70, 13 सते 91। ठीक है, यानी कि 910 हो गया। प्रथम 7 का औसत दिया गया है 65 है, यानी प्रथम 7 का जो योग हो जाएगा, प्रथम 7 का योग 7 × 65, यानी कि 7 × 35 के 5, 7 × 42, 42 और 3 45। ठीक है, इसी प्रकार अंतिम 7 का योग, अंतिम 7 का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, 7 × 35 का 5, 7 × 49, 49 और 3 52। ठीक है, इनको ऐड कर लीजिए, क्योंकि टोटल का योग हमें पता हो 910 है। प्रथम 7 का योग कितना निकल आया, 455 निकल आया और अंतिम 7 का 525। तो प्रथम अंतिम वाला ऐड कर लेते हैं। 5 × 5 = 10, 5 × 2 = 7, 1 = 8 और 5 × 4 = 9, यानी कि 980। ठीक है, ये टोटल का योग हमें पता चल गया। प्रथम 7 का पता चल गया, अंतिम 7 का पता चल गया। प्रथम और अंतिम वाला ऐड कर लिया हमने, 980 आया। अब इसमें से क्या करेंगे, टोटल वाला माइनस कर देंगे। अब इससे हमें 7वां वाला परिणाम प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, टोटल वाले में से 910 माइनस 980 माइनस 910। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 का राइट आंसर होगा 70। एक बार दोबारा सुन लीजिए आप लोग। 13 परिणामों का औसत 70 है, तो 13 परिणामों का जब औसत 70 दिया गया है तो इनका योग क्या हो जाएगा, 13 × 70 इज इक्वल टू हो जाएगा 910। 13 × 7 = 91, 1 0, 910 हो जाएगा। अब प्रथम 7 की बात की जा रही है। प्रथम 7 का योग औसत कितना है, 65 है, तो प्रथम 7 का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 455, यानी कि 7 × 65 इज इक्वल टू हो जाएगा 455। अंतिम 7 का औसत 7 × 75 इज इक्वल टू हो गया 525। ठीक है, अब 7 अंतिम 7 और प्रथम 7, यहाँ पे अंक हो रहे हैं 14, इसलिए यहाँ पे बीच का अंक पूछा गया, यानी कि 7वां परिणाम होगा। जो पूछा गया है कि 7वां परिणाम क्या होगा, जो कॉमन है वो परिणाम क्या होगा। तो टोटल जो आया है ये प्रथम 7 और अंतिम 7, इनको ऐड कर लिया गया है। इसमें से टोटल योग जो आया था 910, उसको माइनस कर दिया गया है। इसलिए जो बीच वाला परिणाम जो आया है 7वां, वो क्या आया है, उसकी वैल्यू क्या आई है, 70। इसका राइट आंसर हो जाएगा 70। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है। संख्याओं के वर्गों का योगफल है। आइए इसको करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। एक फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर।
आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान रखना। अब इसी से आगे होगा ये क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 45, माना दो संख्याएं कौन सी हैं? ए और बी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, माना दो संख्या कौन सी? ए और बी। तो ए और बी का गुणनफल कितना दिया गया है? ए और बी का गुणनफल दिया गया है 45, ठीक है। और उनका अंतर, ए माइनस बी का अंतर कितना दिया गया है? 4। संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। किसका मान निकालना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख लीजिए, हमने अभी जो फार्मूला लिखा है वहाँ पे देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये पक्षांतर करके इधर चला आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस में था, इधर आएगा प्लस में 2ab, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए माइनस बी की हमें पता ही है क्या है? 4 है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab का मान यहाँ पे पहले से पता है 45, ठीक है। 4 चौक 16 प्लस 45 दूना 90, 90 10 100 और ये कितना हो जाएगा? 106, ठीक है। हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 106। एक बार दोबारा सुन लीजिए। एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये छोटी कक्षाओं से आप लोग पढ़ते चले आए हैं। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारे फार्मूले आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया था? माना दो संख्याएं ए और बी हैं, तो उनका गुणनफल कितना है? ए गुणे बी इजिकल टू 45। और उनका अंतर कितना था? ए माइनस बी इजिकल टू दिया गया था 4। अब पूछा क्या गया? संख्याओं के वर्गों का योगफल। संख्याएं दो थी, दोनों के वर्ग किया और उनका योगफल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फार्मूले से हम देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना था हमें, तो बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साइड में रखते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2ab, ठीक है। ए माइनस बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 45। 45 पुट कर दी, ठीक है। कितनी थी? ए इंटू बी की वैल्यू, ए इंटू बी की वैल्यू 45 थी। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 4 है। अब स्क्वायर लगा दिया गया है, यहाँ पे 2ab था तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया गया है। 4 चौक स्क्वायर किया, 4 चौक 16 और ये 45 दूना 90, 90 और 16 ऐड कर दिया गया 106, ठीक है। राइट आंसर आ गया 106। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक बार इनकी प्रैक्टिस ज़रूर आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे एक कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, आइए देखते हैं। सुंदर है जग में, सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुमा पर सर्वधर्म संभाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दबाव का एसआई यूनिट क्या है? मीटर, केल्विन, पास्कल, न्यूटन। मीटर, केल्विन, पास्कल और न्यूटन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा पास्कल। दबाव का जो एसआई मात्रक या दाब का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और प्रीवियस ईयर यानी 2018 का जो युवा विकास कल्याण अधिकारी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में अगर दाब का मात्रक पूछा जाए तो ये होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। एमकेएस पद्धति में क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। और एसआई मात्रक इसका क्या होता है? पास्कल होता है।
अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दाब की। दाब क्या होता है? दाब किसी मतलब सतह के एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल होता है वही क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। क्या होता है? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसे क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और दाब का हमने एमकेएस पद्धति में मात्रक बता ही दिया है, क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? पास्कल होती है। अब हम बात कर लेते हैं, मतलब जब किसी वस्तु का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जितना ही कम होगा उसका दाब उतना ही अधिक होगा। कैसे? इसे हम फार्मूले समझते हैं। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है लंबवत बल और बटे क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे हम समझ लेते हैं। मैंने अभी बताया कि वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होगा उसका दबाव उतना ही अधिक होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू मान लीजिए, लंबवत बल मान लीजिए कितना है? 50 है, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 10 है। तो वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, ठीक है। 5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या कुछ भी मान लीजिए जो पास्कल, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, मान लीजिए 10 से कितना हो जाएगा? 25 हो जाए, तो 25 से हो जाएगा तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, दाब का मान क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे जैसे घटेगा दाब बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यानी कि वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना अधिक होगा, और वस्तु का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना कम होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और एसआई मात्रक दाब का होता है, मैंने बता दिया है, पास्कल होता है। और इसका एमकेएस पद्धति में जो मान होता है वो क्या होता है? मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर में, पोलरीमीटर में, कैलोरीमीटर में, बैरोमीटर में। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा गीगर मूलर काउंटर। रेडियोधर्मिता जो है किस में मापी जाती है? गीगर मूलर काउंटर में। अब बात कर लेते हैं इसके अन्य जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। पोलरीमीटर। पोलरीमीटर एक यूनिट होती है, मतलब एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग क्या होता है? रोटेशन के कोण मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब अगला बात कर लेते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर जो होता है ये क्या होता है? जो मतलब रासायनिक या भौतिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके फलस्वरूप जो ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? कैलोरीमीटर के द्वारा किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल के, 1 जूल प्रति कूलाम, 1 न्यूटन प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति न्यूटन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? आइए इसको समझ लेते हैं पहले। 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट क्या होता है? मतलब जैसे कोई धारावाही चालक है, मान लीजिए ये धारावाही चालक है और इसके दो बिंदु, एक बिंदु ये हो गया और एक ये बिंदु हो गया। दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को, यानी कि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, ठीक है, कितना कार्य करना पड़ता है? 1 जूल। मतलब कोई धारावाही चालक है और उसके दो बिंदुओं के बीच, मतलब एक बिंदु से 1 कूलाम आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो कितना होता है? 1 जूल, ठीक है। 1 जूल कार्य किया जाता है। और जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है तब क्या होता है? 1 वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल प्रति 1 कूलाम, ठीक है। यानी कि 1 जूल प्रति 1 कूलाम।
प्रति कूलाम। मतलब एक धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो 1 जूल होता है, और उनके बीच जो विभवांतर होता है वो कितना होता है 1 वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल प्रति 1 कूलाम। यानी कि इसका राइट आंसर होगा 1 जूल प्रति 1 कूलाम। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हार्स पावर बराबर होता है 750 वाट, 846 वाट, 646 वाट, 746 वाट। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा 746 वाट। अब बात कर लेते हैं वाट क्या होता है। वाट जो होता है ये मतलब कार्य करने की दर या सामर्थ्य जो कहलाती है वो क्या होती है, अर्थात एक सेकंड में किए गए कार्य की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, सामर्थ्य होती है। ठीक है, 1 सेकंड में जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है, सामर्थ्य कहलाता है, और इसका मात्रक जो होता है जूल प्रति सेकंड होता है। यानी कि 1 सेकंड में किए गए कार्य की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, सामर्थ्य कहलाती है, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, जिसे वाट भी कहा जाता है। जूल प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है, जूल प्रति सेकंड या वाट, दोनों चीजें एक ही होती हैं। ठीक है, और इसका बड़ा मात्रक क्या होता है, अश्व शक्ति, ये अश्व पावर यानी, ठीक है, हार्स पावर। बड़ा मात्रक क्या होता है, हार्स पावर, अश्व शक्ति। ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। मतलब जो 1 सेकंड में किया गया कार्य होता है वही क्या कहलाता है, सामर्थ्य कहलाता है, और 1 जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट भी लिखा जाता है। ठीक है, जूल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, वाट भी कहते हैं, और इसका जो बड़ा मात्रक होता है वो क्या कहलाता है, हार्स पावर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी शक्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है, हार्स पावर यानी कि वाट। ठीक है, बड़ा मात्रक हार्स पावर और छोटा मात्रक इसका क्या है, वाट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है, वाट, वोल्ट, एम्पियर, कैंडिला। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा एम्पियर। बिजली के करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, और वाट किसका होता है, ये जो वाट दिया गया है वाट होता है शक्ति का। किसका मात्रक है, शक्ति का है, अभी हमने बताया है। वोल्ट जो होता है, वोल्ट विद्युत विभव का, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और कैंडिला किसका होता है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर, या पृथ्वी के केंद्र पर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डी, पृथ्वी के केंद्र पर। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, आइए आप लोग हम बता रहे हैं कैसे होता है। मतलब किसी वस्तु का जो भार होता है क्या होता है, बल है। किसी वस्तु का भार जो होता है वह बल होता है जो पृथ्वी अपने ओर
आकर्षित करने के लिए लगाती है। ठीक है, पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित करती है वही क्या होता है, वस्तु का भार कहलाता है। और वस्तु का भार जो होता है, वस्तु का जो भार होता है ये किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये जो भार होता है, भार, ठीक है, वस्तु का जो भार होता है ये भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, हो सकता है। और लेकिन जो इसका द्रव्यमान होता है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। किसी वस्तु का भार जो होता है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन उसका द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर रहता है। अब बात करते हैं विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर वस्तु का जो भार होता है वो न्यूनतम होता है, और ध्रुवों पर, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, विषुवत रेखा पर मतलब वस्तु का भार जो होता है वो न्यूनतम होता है, और ध्रुवों पर इसका जो भार होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। लेकिन पृथ्वी के केंद्र पे जो इसका भार होता है वो हमेशा शून्य होता है। इसलिए यहाँ पे एक छूट गया, यहाँ पे होना चाहिए, जैसे ये उत्तरी ध्रुव था, दक्षिणी ध्रुव था, तो विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा पे क्या होता है, भार न्यूनतम होता है। उत्तरी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पे भार क्या होता है, न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। और केंद्र पे हमेशा किसी वस्तु का जो भार होता है वो हमेशा शून्य होता है। तो इसलिए इसका यहाँ पूछा गया किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होगा जब उसे रखा जाए, यानी कि विषुवत रेखा से भी कम भार होगा जब उसे केंद्र पर रखा जाए, क्योंकि केंद्र पर जो भार होता है वो शून्य होता है। इसलिए पृथ्वी का केंद्र, इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी का केंद्र। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2016 का जो सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो परीक्षा कराई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका ज़्यादातर लोगों ने आंसर क्या दिया था, विषुवत रेखा। क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि मतलब किसी वस्तु का न्यूनतम भार जो होता है वो क्या होता है, विषुवत रेखा पर होता है। लेकिन जब यहाँ पृथ्वी का केंद्र दे दिया गया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वी का केंद्र। क्योंकि विषुवत रेखा से भी कम भार कहाँ पे होगा, पृथ्वी के केंद्र पर, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो उसका द्रव्यमान होगा अपरिवर्तित, अधिक परंतु सीमित, असीमित, शून्य। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अपरिवर्तित, क्योंकि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा एक समान होता है, एक समान, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है, यहीं पे समझ लेते हैं क्योंकि दोनों पूछे गए हैं। विद्युत मोटर का कार्य होता है, विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलना, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में। और डायनमो का कार्य क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है, डायनमो। और विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। दोनों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत चुम्बक द्वारा, फोटो सेल द्वारा, संचायक सेल द्वारा, या विद्युत अपघट्य के द्वारा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा संचायक सेल। ठीक है, संचायक सेल को और से किस नाम से जाना था, रिचार्जेबल सेल। ठीक है, इसी को किस नाम से जाना था, संचायक सेल। इंपॉर्टेंट है।
ये क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदल देता है, रासायनिक रूप में बदल कर अपने अंदर क्या होता है, स्टोर कर लेता है। और जब उसका उपयोग करना होता है तो ये रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है, पुनः विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण है। जो मोटर गाड़ियां होती हैं उसके साइड में जो देखने के लिए, वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या सभी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। जो मोटर यान या गाड़ियां जो होती हैं, गाड़ियों के साइड में जो शीशा लगाया जाता है वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का कार्य देखो क्या होता है। उत्तल दर्पण जो होता है ये काफ़ी बड़े एरिया को एक छोटे से भाग में कवर कर देता है। ठीक है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है वो गाड़ियों के मतलब साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े क्षेत्र के जो प्रतिबिंब होता है उसको छोटा करके दिखा देता है। और उत्तल दर्पण पे जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, ये हमेशा उत्तल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा आभासी कैसा होता है, ये भी पूछा गया है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। ठीक है, और यहीं पे जैसे बात कर लिए समतल दर्पण। जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, सीधा, वस्तु से छोटा। ठीक है, कैसा बनता है, वस्तु के बराबर। इसमें क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है। और उसमें क्या, समतल दर्पण में क्या होता है, ये वस्तु के बराबर। ठीक है, प्रतिबिंब जो होता है बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए मतलब ये आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा किसमें, उत्तल दर्पण में। इसीलिए बड़े से एरिया को कवर कर लेता है। और ट्रैफिक मतलब जो ये वाहन होते हैं, वाहनों के साइड मिरर जो होते हैं इसीलिए उत्तल दर्पण के लगाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। प्राथमिक रंग है लाल पीला नीला, लाल मैजेंटा नीला, लाल हरा सफ़ेद, लाल हरा नीला। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है UPSSC की, और अक्सर ये लोगों से गलत हो जाता है, लेकिन आप लोग इसमें ये गलती नहीं करेंगे। प्राथमिक रंग होता है लाल हरा नीला। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। प्राथमिक रंग वो रंग होते हैं जिन्हें किसी अन्य रंग का प्रयोग करके इन्हें नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि इनका प्रयोग करके द्वितीय रंगों को या गौण रंगों को बनाया जा सकता है। ठीक है, प्राथमिक रंग वो रंग होते हैं जिनका प्रयोग किसी अन्य रंग का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, जबकि प्राथमिक रंगों का प्रयोग करके अन्य रंगों को बनाया जा सकता है। वे रंग कौन से होते हैं, द्वितीय रंग कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष संबंधित है। निकट की वस्तुओं का न दिखना, दूर की वस्तुओं का न दिखना, निकट था दोनों, दूर दोनों का न दिखना, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट ना दिखना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से मतलब रेटिना के बाहर या पहले ही बन जाता है। और इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं, और इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, और उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोष को दूर करने के लिए, उत्तल लेंस का। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मैडम क्यूरी, जे टॉमसन, जेम्स चैडविक या रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन। क्या होगा, जे टॉमसन। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी, रेडियम। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जेम्स चैडविक, चैडविक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। यह परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। ठीक है, मैडम क्यूरी ने रेडियम की, जे टॉमसन ने न्यूट्रॉन की, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की, जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, और रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार हैं, उनको भी जान लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे क्वांटम सिद्धांत, क्या चीज, क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की थी, क्वांटम सिद्धांत की खोज मैक्स प्लैंक। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ पे, मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने हमने बता दिया रेडियम की खोज की थी। और हवाई जहाज़ की खोज राइट ब्रदर्स ने की थी। एक्सरे की खोज जो थी वो रो एंटजन ने की थी। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन। सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे उनकी चर्चा कर दी है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राडार का आविष्कार किसने किया था, अल्बर्ट टेलर, अल्फ्रेड नोबेल, मार्कोनी या ग्राहम बेल। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा राडार की खोज जो थी अल्बर्ट टेलर ने की थी। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट, किसकी खोज की थी, डायनामाइट की। मार्कोनी की बात कर लेते हैं। मार्कोनी ने रेडियो और टेलीग्राफ, किसकी खोज की थी, रेडियो और टेलीग्राफ। ग्राहम बेल ने टेलीफोन, ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। राडार की खोज अल्बर्ट टेलर ने की थी। ठीक है, और मार्कोनी ने रेडियो और टेलीग्राफ की खोज की थी। और जेट इंजन की बात कर ली जाए, जेट इंजन की जो खोज थी वो फ्रैंक व्हिटल ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, फ्रैंक व्हिटल। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार होता है। इसमें ज़्यादा लोग आंसर क्या देते हैं, 2:1 या 1:2, जबकि इसका राइट आंसर क्या होगा, 1:8। कैसे, देखिए जल का जो फार्मूला होता है H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की 1 है। ठीक है, लेकिन जो परमाणु भार होता है ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वो 8 होता है। परमाणु भार जो होता है ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार 1 होता है। ठीक है, इसलिए जो रेशियो होगा 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 8 का। इसका राइट आंसर होगा डी।
परमाणु क्रमांक की, यहाँ परमाणु संख्या की बात की जाए तो हाइड्रोजन की 2 है, ऑक्सीजन की 1 है, लेकिन परमाणु भार की जब बात की जाएगी तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 8 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। इसलिए भार के अनुसार जो उनका रेशियो होगा 1:8 होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलामाइन एक अयस्क है, टीन का, मैग्नीशियम का, जस्ता का, तांबा का। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा जिंक, यानी कि जस्ता से जिंक भी लिखते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीन की। टीन का जो अयस्क होता है वो क्या होता है, कैसेटेराइट, कैसीटेराइट। ठीक है, मैग्नीशियम का ब्रोमाइट, मैग्नीशियम का ब्रोमाइट होता है। तांबे की बात कर लें क्यूपराइट, क्योंकि कॉपर तांबा होता ही है और उसी से मिलता जुलता नाम क्या है, क्यूपराइट। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है, एल्युमिनियम का। जो बिजली के बल्ब होते हैं, बिजली के बल्ब, यहाँ पे होगा, बल्ब छूट गया है, बिजली के बल्ब, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, एल्युमिनियम का, टंगस्टन का, मिश्र धातु का, या तांबे का। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन जो होता है इसका जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है, लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर होता है इतने पे इसका गलनांक होता है। इसलिए इसका प्रयोग किसी के लिए किया जाता है, फिलामेंट बनाने के लिए। जब धारा इसमें प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, ये प्रकाशित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है, पशुधन, धान का खेत, मोटर वाहन, गन्ने का खेत। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा मोटर वाहन, क्योंकि मोटर वाहन से निकलने वाला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 और इत्यादि गैसें होती हैं। ठीक है, जबकि पशुधन, धान के खेत या गन्ने की खेत से क्या निकलती है, मीथेन निकलती है, क्योंकि ये मीथेन जो होती है ज़्यादातर दलदलीय स्थानों से निकलती है। धान के खेत में इसका जो मतलब उत्सर्जन होता है वो सर्वाधिक होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, ओजोन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसकी जगह पे क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और मीथेन हो ही गई। ठीक है, मीथेन हो गई, जलवाष्प हो गई, ओजोन हो गई, और CO2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये कौन सी गैसें हैं, CO2 हो गई, CFC हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ओजोन हो गई, जलवाष्प हो गई, मीथेन हो गई। ये सभी कौन सी गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल मिश्रण है, टिन प्लस तांबा, कापर प्लस जिंक प्लस निकेल, टिन प्लस लेड, जस्ता प्लस तांबा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जस्ता प्लस तांबा। जस्ता प्लस तांबा का मिश्रण क्या होता है, पीतल। टिन और तांबा किसका मिश्रण है, कांसा। टिन और तांबे के मिश्रण से क्या बनता है, कांसा। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसे कभी कभी फूल भी कहते हैं, फूल। और तांबे, टिन की जगह पे कभी कभी क्या लिख के आता है, रांगा। रांगा प्लस तांबे का मिश्रण भी कांसा या फूल होता है, और टिन प्लस तांबे का मिश्रण भी क्या होता है, फूल या कांसा होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कापर प्लस जिंक प्लस निकेल का मिश्रण क्या होता है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, जर्मन सिल्वर। कापर प्लस जिंक प्लस निकेल क्या होता है, जर्मन सिल्वर होता है। और टिन प्लस लेड ये क्या होता है, सोल्डर होता है, जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, टाँका लगाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
जो आभूषण होते हैं, आभूषण के टाँका लगता है वो शोल्डर के लगता है और टिन प्लस लेड से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? गुर्दा, पेट, जिगर, फेफड़ा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जिगर या फेफड़ा। और इसका जो भार होता है, सबसे पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सुन लेते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। जिगर जो होता है इसका भार लगभग कितना होता है? 1.6 किलोग्राम के बराबर होता है। और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। विधान शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। जिगर को इंग्लिश में लीवर या यकृत भी कहा जाता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? मेडुला, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर होगा मेडुला। क्या होगा? मेडुला जो होता है ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। मेडुला में क्या होता है? जो हमारी उल्टी संबंधी घटनाएं, उल्टी, हृदय स्पंदन, हृदय की गति, ठीक है, और खांसने छींकने की घटनाएं सब किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती हैं। और सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होती हैं अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है तीनों, ठीक है। और हाइपोथैलेमस, इसमें से हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है? भूख, प्यास, घृणा और जो टेम्परेचर इत्यादि की जानकारी जो होती है वो किससे मिलती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि से मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घाव का अध्ययन कहलाता है मार्मिकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, टर्मिटोलॉजी या डार्मेटोलॉजी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? टर्मेटोलॉजी। घाव का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? टर्मेटोलॉजी के अंतर्गत। मार्मिकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? चींटियों का अध्ययन, ठीक है। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन, ठीक है। और डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा संबंधित समस्याएं, त्वचा से संबंधित समस्याएं किसके अंदर? डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? गुर्दा, पेट, जिगर या फेफड़ा। क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा? जिगर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आंत, फेफड़ा, ब्रेक, या यहाँ पे एक छूट गया है, यहाँ पे होगा लीवर या यकृत, ठीक है। यकृत का कार्य क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल को तोड़कर, क्या वसा को तोड़कर क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कौन सी समस्या हो सकती है? हृदय आघात, ठीक है, यानी कि हार्ट फेलियर की समस्या। कोलेस्ट्रॉल की अगर मात्रा ज़्यादा शरीर में बढ़ रही है तो क्या होगा? हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, ठीक है, हार्ट फेलियर। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और लीवर के और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य। अमोनिया को यूरिया में बदलना किसका कार्य होता है? लीवर का होता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन, ग्लूकोज में परिवर्तन भी कौन करता है? लीवर करता है। और इसके और कार्य भी आप लोग सुन लीजिए, जैसे जो पित्ताशय यानी कि जो पित्त बनता है, बाइल, ठीक है, वो कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है। और ये स्टोर कहाँ पे होता है?
ये जाके पित्ताशय में स्टोर होता है। और पित्त का जो प्रकृति कैसी होती है, पित्त की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस मनुष्य का मतलब सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, वो आंतरिक ग्रंथि कौन सी है, वो लीवर है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीवर का मैंने भार अभी बता ही दिया था 1.6 kg। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, लोहा, तांबा, क्रोमियम, मैग्नीशियम। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा क्रोमियम। क्रोमियम मनुष्य के शरीर रक्त में नहीं पाया जाता है, बाकी लोहा है, तांबा है, मैग्नीशियम ये सभी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन में, यहीं तक। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे आप लोग शेयर करना, जिससे कि इस क्लास के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। आज के सेशन में जो प्रश्न शामिल किए गए थे वो सभी लगभग में प्रीवियस ईयर में पूछे गए, यूपी SSC के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न ही आज की श्रृंखला में शामिल किए गए। अगर आप लोगों को पसंद आए हों तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।